हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि आज जिस दिल्ली की सड़कों पर आप घूमते हैं, उसी दिल्ली की मिट्टी के नीचे इतिहास के कई ऐसे खूनी और आलीशान राज दफन हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलेंगे, पूरे 800 साल पीछे, 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की उस दिल्ली में जिसने राजाओं को बनते और साम्राज्यों को उजड़ते देखा। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का ये रोमांचक सफ़र। तो आज के इस चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो हमारा पहला टॉपिक है पृष्ठभूमि, सत्ता के केंद्र के रूप में दिल्ली का उदय। कावेरी डेल्टा बनाम दिल्ली। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र थे। उस समय तक दिल्ली का कोई खास राजनीतिक महत्व नहीं था। अब है तोमर राजपूत। इसकी शुरुआत 12वीं सदी की शुरुआत में हुई। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में किसी राज्य की राजधानी बनी। अनंगपाल तोमर इस काल के प्रमुख शासक थे। अब हम जानेंगे चौहान वंश के आगमन के बारे में। 12वीं सदी के मध्य में, जो लगभग 1165 ईस्वी के आसपास था, अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता है, ने तोमर राजपूतों को युद्ध में परास्त कर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। व्यापारिक केंद्र के रूप में विकास। तोमरों और चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बनी। शहर में कई समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाला नाम के सिक्के ढाले जाते थे, जो पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रचलन में थे। अब हम जानेंगे सल्तनत की स्थापना कब हुई, इसके बारे में। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली एक ऐसी प्रशासनिक राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े भूभाग पर स्थापित हो गया। अब हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के शासक और उनके वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच रहा। दिल्ली सल्तनत का इतिहास मुख्य रूप से 5 वंशों के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्होंने कुल मिलाकर 320 वर्षों तक शासन किया, जिसमें पहला है प्रारंभिक तुर्की शासन, या जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। इसका पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। इसे मोहम्मद गौरी का गुलाम भी कहते हैं, जिसने भारत में दुर्ग शासन की नींव रखी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। अब दूसरा शासक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। इसे सल्तनत का वास्तविक सुदृढ़ीकरणकर्ता माना जाता था। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और चालीसा यानी तुर्कान चहलगानी नामक 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। अब हम जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जिनका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के बीच रहा। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली की पहली व एकमात्र महिला मुस्लिम शासक भी थी। अब हम जानेंगे गुलाम वंश के अंतिम शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी के बीच रहा। गयासुद्दीन बलबन एक शक्तिशाली शासक था, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को अत्यधिक बढ़ाया। अब अगला वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच रहा। खिलजी वंश के जो पहले शासक थे, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी के बीच रहा। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, जो स्वभाव के उदार थे। अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी के बीच रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक थे, जिसने सिकंदर ऐसानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिण भारत तक सैन्य अभियान चलाए और कड़े आर्थिक व बाजार नियंत्रण सुधार लागू किए। अब हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसका शासनकाल
1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच रहा। इसका पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1324 ईस्वी के बीच रहा। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक कहते हैं, जिसने तुगलकाबाद शहर बसाया। तुगलक वंश का दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच रहा। यह एक अत्यधिक शिक्षित लेकिन अपनी विवादास्पद और असफल योजनाओं के लिए जाना जाने वाला शासक है। तुगलक वंश का अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी के बीच रहा। फिरोज शाह तुगलक ने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जिसमें नहरों, अस्पतालों और नए शहरों जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद के निर्माण के कार्य शामिल हैं। तुगलक वंश के बाद अगला वंश है सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी के बीच रहा। इसका पहला शासक था खिज्र खान। इसका शासनकाल जो रहा वो 1414 से 1421 ईस्वी के बीच रहा। खिज्र खान को सैयद वंश का संस्थापक कहा जाता है, जिसने तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली की सत्ता संभाली। सैयद वंश के बाद अब अगला वंश है लोधी वंश। इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच रहा। लोधी वंश का पहला शासक था बहलोल लोधी। इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी के बीच रहा। बहलोल लोधी प्रथम अफगान वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का दूसरा शासक था सिकंदर लोधी। इसका शासनकाल 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के बीच रहा। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। अब इसके बाद जो अगला शासक है वो है इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच रहा। इब्राहिम लोधी सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ में बाबर ने हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब हम जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, जैसे कि तारीख और त्वारीख। इतिहासकार सुल्तानों के काल को समझने के लिए अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण कला पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत त्वारीख है। इसमें पहला है लेखक वर्ग। त्वारीख के लेखक सचिव, कवि, प्रशासक और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो राजा के करीब रहते थे। इसमें दूसरा है लेखन का उद्देश्य। वे सुल्तानों को खुश करने और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए इतिहास लिखते थे। वे अक्सर राजाओं को न्याय संगत शासन और जन्मसिद्ध अधिकार व लिंग भेद पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है न्याय का चक्र यानी सर्कल ऑफ जस्टिस। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन किसानों के इकट्ठे किए गए राजस्व से आता है, मगर किसान राजस्व तभी चुका पाएंगे जब वे खुशहाल और संतुष्ट होंगे, और यह तब संभव है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। हमारा अगला टॉपिक है रजिया सुल्तान और मिन्हाज-ए-सिराज का दृष्टिकोण योग्यता। 1236 ईस्वी में जब रजिया सिंहासन पर बैठी तो उस समय के आधिकारिक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वयं स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी, जिसमें पहला है वैचारिक बाधा यानी लिंग भेद। इसके बावजूद मिन्हाज-ए-सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। एक रानी का शासक बनना खुदा की रचना के खिलाफ था। इसमें दूसरा है विरोध और पतन। दरबारी और तुर्क सरदार भी एक महिला के स्वतंत्र शासन से नाखुश थे। रूढ़िवादी ताकतों और षड्यंत्र के कारण केवल 4 वर्ष के शासन के बाद 1240 ईस्वी में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। हमारा अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण केवल गैरिसन शहरों तक ही सीमित था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ जानेंगे, जिसमें पहला है गैरिसन शहर।
किलेबंद बसाव या क्षेत्र जहाँ सैनिक टुकड़ियाँ तैनात रहती थी। दूसरा शब्द है हिंटरलैंड यानी भीतरी प्रदेश। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के वे ज़मीनी इलाके जो उस शहर को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। अब हम जानेंगे सुल्तानों की शुरुआती चुनौतियों के बारे में। सुल्तानों का भीतरी प्रदेशों पर सीधा नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्हें रसद, भोजन और घोड़ों के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण रखना बेहद कठिन था, क्योंकि जरा सा खराब मौसम या युद्ध संचार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता था। साथ ही मंगोल आक्रमणों और स्थानीय गवर्नरों के विद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता था। अब हम जानेंगे विस्तार के 2 चरणों के बारे में, जिसमें पहला है आंतरिक सीमा। इसे इंटरनल फ्रंटियर भी कहते हैं। इसमें पहला है, इसके तहत गैरिसन शहरों के भीतरी प्रदेशों की स्थिति को मजबूत किया गया। दूसरा पॉइंट है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से जंगलों को साफ कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। चौथा पॉइंट है, वह भूमि स्थानीय किसानों को सौंप दी गई ताकि कृषि और राजस्व को बढ़ावा दिया जा सके। व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए नए किले और शहर बनाए गए। अब दूसरा चरण है बाहरी सीमा यानी एक्सटर्नल फ्रंटियर भी कहते हैं इसे। इसमें पहला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत को जीतने के लिए सैन्य अभियान शुरू हुए, जिसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। इसमें दूसरा पॉइंट है, मोहम्मद तुगलक के समय ये अभियान अपने चरम पर पहुँचे। तीसरा पॉइंट है, इन युद्धों में दिल्ली की सेनाओं ने हाथियों, घोड़ों, सोने चांदी और गुलामों को बड़ी मात्रा में लूटा और अपने कब्जे में लिया। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रशासन और सुदृढ़ीकरण। खिलजी और तुगलक काल। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए सुल्तानों को विश्वसनीय गवर्नरों और प्रशासकों की आवश्यकता थी, जिसमें हम पहले जानेंगे बंदगान या सैन्य गुलाम के बारे में। इल्तुतमिश और शुरुआती सुल्तानों ने ऊंचे पदों पर अभिजात्य या अमीर वर्ग को नियुक्त करने के बजाय अपने विशेष गुलामों को नियुक्त करना पसंद किया, जिन्हें फ़ारसी में बंदगान कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि ये पूरी तरह अपने मालिक पर आश्रित होते थे, इसलिए सुल्तान इन पर पूरा भरोसा कर सकते थे। अब हम जानेंगे इक्ता प्रथा के बारे में। खिलजी और तुगलक राजाओं ने सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाके सौंपे। इन इलाकों को इक्ता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले अधिकारियों को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। अब हम जानेंगे मुक्ति के कर्तव्य के बारे में। अपने क्षेत्र में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपने सैनिकों को वेतन देना, यही मुक्ति के मुख्य कार्य है। अब हम जानेंगे राजस्व वसूली के बारे में। मुक्ति अपने इक्ता से राजस्व वसूलते थे और उसी से अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इसके लिए कुछ कड़े नियम हैं, जैसे कि मुक्ति के पद को वंशानुगत नहीं बनाया गया ताकि वो बहुत शक्तिशाली न हो जाएं। साथ ही उनका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता था। सुल्तान द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक यह जांच करते थे कि मुक्ति तय सीमा के भीतर ही कर वसूल रहे हैं या नहीं। अब हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी बनाम मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड एक केस स्टडी के बारे में। सल्तनत काल में सबसे बड़ा सैन्य संकट चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण के रूप में आया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ने इस चुनौती का सामना अलग अलग रणनीतियों से किया, जिसमें पहले हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नीतियों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य तैयारी। मंगोल हमलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। इसमें दूसरा है नया गैरिसन शहर। अपने सैनिकों को ठहराने के लिए उसने दिल्ली में सीरी नामक एक बिल्कुल नया गैरिसन शहर बसाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें भोजन की व्यवस्था भी की। सैनिकों के पेट भरने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा टैक्स के रूप में अनिवार्य कर दिया। अब हम इसमें जानेंगे नगद वेतन और बाजार नियंत्रण के बारे में। उसने सैनिकों को इक्ता के बजाय नगद वेतन देना शुरू किया। दिल्ली में वस्तुओं की कीमतें तय कर दी।
यदि कोई व्यापारी कम तोलता या अधिक कीमत लेता तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था। इसका जो परिणाम हुआ वो ये था कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक उपाय बेहद सफल रहे। इतिहासकारों ने बाजार में सस्ती कीमतों और कुशल आपूर्ति व्यवस्था की बहुत सराहना की है। अब हम जानेंगे मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में। इसके शासनकाल के शुरुआती सालों में मंगोल हमला हुआ, लेकिन तुगलक ने मंगोल सेना को हरा दिया। उत्साहित होकर उसने मध्य एशिया पर हमला करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें पहला है शहर खाली करवाना। उसने कोई नया गैरिसन शहर नहीं बनाया, बल्कि दिल्ली के सबसे पुराने शहर देहली कोहना के निवासियों को जबरन दक्षिण भारत की नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस पुराने शहर को सैनिक छावनी बना दिया। इससे जनता में भारी आक्रोश फैला। मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक नीतियों में दूसरा पॉइंट है अकाल और भारी कर। विशाल सेना के भरण पोषण के लिए उसने गंगा यमुना क्षेत्र में करों में भारी वृद्धि कर दी। उसी समय उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया, जिससे किसान विद्रोह पर उतारू हो गए। इसमें चौथा पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा की असफलता। मोहम्मद तुगलक ने नगद वेतन देने के लिए तांबे और पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा चलाई। लोगों ने अपने घरों में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए और सरकारी खजानों से में ये नकली सिक्के जमा कराकर असली सोने के सिक्के निकाल लिए। यह योजना पूरी तरह फ्लॉप रही और इसका परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक कदम पूरी तरह असफल साबित हुए। कश्मीर का उसका सैन्य अभियान विफल रहा। उसे ट्रांसऑक्सियाना पर हमले की योजना छोड़नी पड़ी और टोकन करेंसी वापस लेनी पड़ी, जिससे खजाना खाली हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। इसमें पहला पॉइंट है नए वंशों का उदय। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा। दूसरा पॉइंट है साम्राज्य का संकुचन। इस काल तक दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासकों ने अपनी शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कर ली थी। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी। अब हम जानेंगे शेरशाह सूरी का उदय कैसे हुआ। इस दौर में बिहार में एक छोटे से इलाके के प्रबंधक शेरशाह सूरी ने अपनी ताकत बढ़ाई और मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यद्यपि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त और तार्किक थी कि बाद में महान मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए इसी प्रशासनिक मॉडल को आधार बनाया। तो दोस्तों, 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की दिल्ली सिर्फ राजाओं के बदलने की कहानी नहीं है। यह कहानी है 7 बार उजड़ने और 7 बार फिर से बसने की। आज आप जब भी महरौली, हौज खास या कुतुब मीनार जाएं, तो याद रखिएगा कि आप इतिहास के उस पन्ने पर खड़े हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। आपको दिल्ली सल्तनत के किस राजा की कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।